अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम से टी 10 में मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप ठीक ठाक होंगे। जुमे का मुबारक दिन है, आप सब लोगों को जुमा मुबारक। अपनी दुआओं में हम सबको याद रखें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें भी तौफीक अता फरमाए कि हम दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा कर सकें। प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलेंगे। हम खबरों से आगाज़ करेंगे और उसके बाद 11 बजे वाले सेगमेंट में हमारे मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे और इसके साथ साथ सेगमेंट्स भी प्रोग्राम बनाएंगे। सबसे पहले आज की जो मेन स्टोरी जो मुझे लग रहा था, क्योंकि हम कुछ चीज़ें देख के बड़ा अट्रैक्ट होते हैं, तो डबल डेकर बस जब हमें मॉल रोड पर, जेल रोड पर, मेरे यहाँ तो 2 जगह पर ज़्यादा इत्तेफाक हुआ है देखने का, बड़ा खुशनुमा मंजर पेश करती है। इस डबल डेकर बस को चलना था 14 अगस्त को, लेकिन ये नहीं चल पाई। अब टूरिज़्म डिपार्टमेंट की जानिब से कहा गया था, बड़ा ज़बरदस्त एक मंजर होता है रात को जब शाम के टाइम आप इस बस में बैठ के शहर का नज़ारा करें। आजकल तो वैसे ही मौसम बड़ा शानदार है, सो वीकेंड पे लाहौरियों के लिए अच्छी तफरीह भी है और एक अच्छा जेस्चर भी जाता है। लेकिन क्यों इसमें डिले हो रहा है? हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि वो अपनी बातों में ज़्यादा मशगूल हो, थोड़ा काम की तरफ लेके चलते हैं। राव साहब, इरफान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खासी प्राइवेट बातें हो रही थी आराम से। हाँ, सफर के हवाले से, सियाहत के हवाले से बात हो रही थी कि सियाहत बड़ी ज़रूरी है लाइफ में। और हमारे यहाँ तो अभी मैं 2019 की बात है, प्री कोविड मैंने विज़िट किया टर्की का, और वहाँ पर जब थोड़ा बहुत जानकारी हासिल की कि टूरिज़म के हवाले से उनकी $46 बिलियन की टूरिज़म की थी इंपोर्ट, और आप अंदाज़ा लगाएं कि उन्होंने टारगेट किया हुआ था कि नेक्स्ट जो कपल ऑफ ईयर्स है उसमें इसको डबल करना है। तो अब मैं वापस इसी पे आता हूँ कि हमारे यहाँ जो गली सड़ी जो सियाहत है थोड़ी बहुत, उसके लिए भी बस वादे वईदी चलते हैं और बसेस की पहले तारीख दी गई। एक अच्छी तफरीह है, आप स्कूल्स के बच्चों को देखते हैं मॉल रोड से वो गुजर रहे होते हैं, और मॉल रोड की जो 135 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के हवाले से उनसे मुतालिक जानकारी बच्चों को मिलती है। फिर वो लाहौर फोर्ट में जाते हैं और ख़ास तौर पर जो ही वो बड़ा अच्छा मंजर लगता है, आपका एक गाइड होता है वो बस के ऊपर और वो शहर के बारे में सारा एक्सप्लेन कर रहा होता है। अब ये सिलसिला जो है वो हम देख रहे हैं कि इन्होंने 27 सितंबर को अब नई बसों की तारीख जो है वो दी है, डबल डेकर बसेस की। और एक वक्त ये भी था इस लाहौर में कि आम पैसेंजर्स के लिए डबल डेकर बसेस चलती थी, वो पुरानी बात है और उसमें भी दोबारा से सब रीजन क्या है, ये बसें तो चल रही थी एग्जैक्टली। अब कोई ना कोई जो प्लानिंग का फुकदान, नाकिस हिकमत अमली और बुनियादी तौर पर डिपार्टमेंट का फेलियर है। भारी भरकम तनख्वाहें और भारी भरकम जो TADAs हैं वो तो वसूल किए जाते हैं, लेकिन सियाहत के फ़रोग के लिए अखबारी खबरों और बयानात से ही आपको इत्तफा करना पड़ेगा। तो सियाहत में आपके पास आज भी CM साहबा की प्रायोरिटीज में नहीं है ये चीज़। मुझे नहीं लगता कि प्रायोरिटी अगर हो तो फिर इस तरह से अगर 20 दिन में क्लिनिक ऑन व्हील्स के हवाले से 35 आप जो 35 अजला में क्लिनिक्स ऑन व्हील तैयार करवा सकते हैं, तो क्या सियाहत के फ़रोग के लिए आप 5 बसेस नहीं अरेंज हो सकती? तो ये इश्यूज़ हैं, ये आज के नहीं हैं। इसके लिए TDCP और जहाँ पर भी जाएं कभी सियाहत फोर्स की बात सुनते हैं, फैसिलिटीज़ नहीं हैं यहाँ। स्याह अगर कोई आता है तो बेचारा लुट जाता है। आपके यहाँ रिसेंटली आपने देखा कि जर्मन स्याह के साथ जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश है, उससे पहले लिबर्टी में और अनारकली में जो सिख यात्री थे जो अपनी मजहबी रसूमात के लिए, लेकिन सियाहत भी उसका वो रिलीजियस टूरिज़म हम उसको कहते हैं, उसकी प्रमोशन के लिए, और उनके साथ भी वारदात, और ये सिलसिला इस तरह से होता रहता है। अब वर्ल्ड बैंक के ज़रिए ये प्रोजेक्ट शुरू करना था, अब नई तारीख है, अल्लाह करे कि चले 27 को ही आ जाएं, लेकिन आ जाएं और अपने रोड्स पे ही हैं। बेसिकली आगे अब सीज़न भी चूँकि शुरू हो रहा है और बहुत सारे स्कूल्स हमारे अपने लोगों को, बाहर से अगर कोई नहीं भी आता तो हमारे अपने बच्चों को शहर की तारीख से मुतालिक बड़ी सिरासिल जो मालूमात मिलती है। मॉल रोड की पुरानी बिल्डिंग्स के बारे में आपको गाइड जो है वो सारा कुछ बताए। बच्चों के लिए बड़ी चीज़ें ज़रूरी हैं इरफान साहब। बिल्कुल अन्ना, आप दुनिया के नक्शे के ऊपर बहुत से ऐसे ममालिक देख सकते हैं जिनका तमाम तर दारोमदार जो है वो टूरिज़म पर है, और हमारे पास तो कुदरती हुस्न बेशुमार है। लेकिन अफसोसनाक ये चीज़ है कि हमारी किसी भी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की। जो भी आए उन्होंने शॉर्ट टर्म प्लानिंग की। आप देखें KP हमारे साथ है, KP दुनिया का खूबसूरत तरीन इलाके यहाँ पे मौजूद हैं,
टूरिज़्म के लिए, शक नहीं है। लेकिन 12 साल दौरे हुकूमत में आपने वहाँ पे कभी कोई ऐसे प्रोजेक्ट नहीं देखे। तस्वीर ज़रूर देखते थे आप कि ये एक नया जो है वो पॉइंट चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने उसको जो है वो एक्सप्लोर कर लिया है, इस तरह की चीज़ें आप सुनते थे। इसी तरह आप मुस्लिम लीग नून जिसकी जानिब से बड़ा इसके ऊपर कहा जाता है कि हमने मरी के अंदर बहुत काम किया, क्या सिर्फ मरी जो है वो टूरिज्म पॉइंट है? इसके अलावा आपके पास पाकिस्तान में बेशुमार ऐसे टूरिज्म पॉइंट है, पसंदीदा जगह वो ना, वो वहाँ उनकी पसंदीदा बिल्कुल वो हर एक की प्रायोरिटी चीफ मिनिस्टर साहब चली गई, प्रायोरिटीज जो सब है आप भी गए। देखें, तो 2 दफा गई। प्रायोरिटीज जो है ना, इसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि आपने क्या ऐसे इकदाम करके लोगों को एक अच्छा पॉजिटिव जेस्टर देने के लिए अपने मुल्क में इंट्रोड्यूस करवाना है, या कि आपने उनको अपनी गंदी सियासत जो हमारे मुल्क में चलती है कि हर जगह पे एहतजाज हो, कोई बाहर से एक डेलीगेशन आ रहा हो यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए, तो कभी हम ग्वादर में बैठे हों, कभी हम इस्लामाबाद में बैठे हों, कभी हम लाहौर में बैठे हों, क्या हमने ये उसको कल्चर दिखाना है कि यहाँ हमने उसको खूबसूरत पाकिस्तान जो रियलिटी के अंदर खूबसूरत है, हमने कुछ ऐसे लोगों ने इसको गंदा कर दिया है अपनी पॉलिटिक्स के चक्कर में, बुनियादी तौर पर ये मुल्क का चेहरा आपने मसक किया है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो इकदाम लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है। अब ये बसें जो हैं, बसों की अगर हम बात करें तो ये बसें जैसे राव साहब ने जिक्र किया, क्योंकि इन्होंने देखी भी होंगी, डेफिनेटली इन्होंने उसके ऊपर सफर भी किया होगा। इफ्तिताह शहबाज शरीफ साहब ने किया था। शहबाज शरीफ साहब से पहले की बात हम कर रहे हैं, इससे पहले भी यहाँ पे जैसे राव साहब ने जिक्र किया, इन्होंने तो उसमें सफर भी किया होगा। डबल डेकर बसें यहाँ पे लाहौर में चलती थी, मैंने तो तस्वीर में देखी, ये बहुत पुरानी बातें बता रही हैं। तस्वीर में देखी, वही हम बात कर रहे हैं, तस्वीर में मैंने देखी होंगी, तो सफर भी किया होगा, नो डाउट बहुत खूबसूरत चीज़ है। भाई हम भी अब अगर कभी जो है बाहर सफर करने का मौका हुआ तो वहाँ पे डबल डेकर देखी, इंग्लैंड में हमने देखी, अमेरिका के अंदर देखी। अच्छा, उनको बहुत पुराना 2017 और खुद बता रहे हैं। नहीं 2017 में डबल डेकर में 2017 में सफर किया। एक मीटिंग चेयर की जा रही थी 90 शहरा पे, जिसको ख्वाजा अहमद हसन चेयर कर रहे थे। उस वक्त उन्होंने कहा था कि यार ये क्यों बंद की गई हैं ये बसेस जो हैं वो लाहौर का हुसन भी हुआ करती थी। और आप हैरान होंगे कि बताया गया उस मीटिंग में कि ये बड़े इंपॉर्टेंट रूट्स जहाँ पर अब गाड़ी लेके जाना बड़ा मुश्किल होता है, वहाँ पर डबल डेकर बसेस चलती थी। खासतौर पर सांदा से आरे बाजार का ये रूट था और गुंजान आबादियों में से डबल डेकर बस गुजर रही होती थी, माल रोड से भी। और अब वो सिलसिला ख़त्म हुआ। मगर मसला हमारे यहाँ ये है कि 3 शोबे ऐसे हैं टूरिज़म के हवाले से जिनको आप रिलीजियस टूरिज़म आपके पास बेहतरीन है, इसको आप प्रमोट करें। ननकाना साहब में आपको 5 स्टार लेवल के होटल बनाएं आप, तो आपके यहाँ रिलीजियस टूरिज़म का बड़ा स्कोप है। इवन देन के जो हिंदुइज़्म है उसके भी बहुत सारे, बुद्धिज़्म के भी बहुत सारे जो मकामात हैं वो यहाँ पर हैं, सिख मज़हब के भी। और फिर सेकंड आपके वहाँ सैर सियाहत है, आपके पास तारीख़ी मकामात हैं, फिर खूबसूरत वादियाँ हैं। अब पंजाब की बदकिस्मती ये है कि पंजाब में नए पॉइंट्स एक्सप्लोर नहीं किए जाते। कोहे सुलेमान को देख लें, फोर्ट मनरो को देख लें, या अगर ये कलर का हार बिल्कुल करीब है, कलर का हार बिल्कुल करीब है, आप इतनी दूर ना जाएं, आप अंदरून शहर देख लें। सही बात है। अच्छा, पूरी तीसरा एलिमेंट इसमें एक ऐड करने दें, अगर आप थोड़ी सी तवज्जो दें तो मेडिकल टूरिज्म में बड़ा स्कोप है। आप देखिए कि हार्ट सर्जरी जो है वो अगर उसका कंपैरिजन कर लें लाहौर पंजाब और किसी दुबई के मुकाबले में कर लें कंपैरिजन, तो आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे वही इलाज जो कि 2.5-3 लाख में होता है वो वहाँ पर करोड़ों में, वो 25-30 लाख रुपए में होता है। तो मेडिकल टूरिज्म को आपने कभी कंसीडर ही नहीं किया, इसको कंसीडर करें। आपके पास हालांकि आते भी हैं, जब भी कोई आपके यहाँ इंटरनेशनल मुसाफिर कोई तबीयत खराब होती है तो वो नेशनल हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमारे पास मौके बहुत हैं, उनको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। मेरे ख्याल से इससे बहुत सारे पैसे कमाए जा सकते हैं, आपके मुल्क के लिए बहुत ज्यादा बेहतरी हो सकती है। खबरों की तफसीलात एक ब्रेक के बाद शामिल की जाएंगी, आप हमारे साथ ही रहिएगा। खुश आमदीद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में कहेंगे। खबर हमारे पास क्या है? पुलिस रवां साल में 1% से भी कम मुल्जिमान को सजा करवा सकी। नाकिस तफ्तीश, कानून में सिकम या फिर माली बदनीयती। मेरे ख्याल से ये सब कुछ ही है जो ऊपर लिखा हुआ है। इरफान साहब बिल्कुल है ना। देखिए कैसी बात है कि लाहौर पुलिस की तरफ से जो मुकदमात का इंदराज किया अगस्त तक,
उनकी तादाद है 2 लाख से तजावज़ कर चुकी है। 2 लाख से ज़ायद मुकदमात अब तक हो चुके हैं। और ये कितने टाइम का डेटा है? ये सिर्फ आपको 1 जनवरी से लेके अगस्त तक की बात कर रहा हूँ मैं आपको, कि 2 लाख जराइम सरजद हुए, बहुत ज़्यादा तादाद है। 2 लाख से ज़ायद जराइम सरजद हुए। छोटे मोटे जुर्म भी इसमें शामिल है, किसी ने वन बिलिंग की, अगर किसी ने हवाई फायरिंग की तो ये भी बीच में ऐड है। लेकिन बात यह है कि इसमें पुलिस की तरफ से 93,000 से ज़ायद मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया गया, उनके केसेस अदालतों में भिजवाए गए, और जो 139 नंबर पे हमारी अदलिया है उसकी तरफ से कानून के अंदर जो सुकम मौजूद हैं उसका फ़ायदा हमेशा मुल्ज़मान को जाता है। अब देखें, मैं नहीं कहता कि पुलिस बड़ा अच्छा तफ्तीश करती है, पुलिस की तरफ से नाकस तफ्तीश की गई हो। 93,000 मुल्ज़मान हैं, 2,000 मुल्ज़मान की तफ्तीश नाकिस होगी, 5,000 की, 10,000 की, 50,000 की, 60,000 की, 70,000 की तफ्तीश नाकिस होगी। को 20,000 मुल्ज़िम तो ऐसा होगा ना जिसने जुर्म सरजद किया, जिसने जो है अफेंस किया, उसके ऊपर उसको पकड़ा गया, अदालत में उसको पेश किया गया, उसके बाद क्या हुआ, वो सब के सब की ज़मानतें होगी। और सिर्फ अब तक जो है लाहौर पुलिस 95 मुल्ज़मान उनको सज़ा दिलवा सकी, और उसमें से भी ज़्यादा सज़ाएँ जो हैं वो 70 से ज़ायद सज़ाएँ जो हैं वो मामूली जुर्माने हैं जो हज़ारों रुपए में होते हैं, कि आपको इस जुर्म की पादाश के अंदर आपको 5,000 रुपया जुर्माना किया जाता है, ये पे करें और उसके बाद ना ये कीजिएगा। तो ये चीज़ है जिसकी वजह से हम हर वक्त यही बात करते हैं कि शहर में क्राइम बढ़ रहा है, शहर में क्राइम बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? लोग एक दूसरे को खुद कत्ल कर रहे हैं। लाहौर में रिसेंट मिसालें हैं कि लोगों को इन अदलिया के ऊपर, इस पुलिस के ऊपर यकीन नहीं है, इनके ऊपर एतमाद नहीं है कि ये हमें इंसाफ दिला पाएंगे। सब करना क्या है इसके लिए? देखिए, हम अपना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जब तक हम ठीक नहीं करेंगे, उसके अंदर पुलिस भी है, उसके अंदर अदलिया भी है, उसके अंदर प्रोसिक्यूटर्स भी हैं, जब तक ये तीनों मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक आप ऐसे ही हमसे सवाल करते रहेंगे, हम यही कहते रहेंगे कि क्राइम बढ़ गया, अदालतें यही कहती रहेंगी हमें चालान नहीं मिल रहा। फिर प्रोसिक्यूटर जो हैं, अब प्रोसिक्यूटर जो डिपार्टमेंट है जिसने पुलिस के साथ मिलकर उस केस को स्ट्रॉन्ग बनाना होता है और उसके बाद वो केस जो है वो अदालत में प्रेजेंट करना होता है। लाहौर में आपको मैं बताऊं तो पिछले साल 1 लाख 2023 का अगर आपको बताएं तो 1 लाख मुकदमा अदम पता किया गया। आपका मोबाइल चोरी हुआ, डाकू ले गए, इनका मोबाइल चोरी हुआ, गाड़ी चोरी हुई, मोटरसाइकिल चोरी हो गई, इन मुकदमात को अदम पता कर दिया गया, क्योंकि कानून के मुताबिक 15 दिन में आपके पास तफ्तीश आप वाइंड अप नहीं कर पाते, तो इसको अदम पता कर दे, इसके ऊपर टाइम ना वेस्ट करें। ऐसे तो फिर बहुत सारे मुकदमा, बहुत सारे केस। अब वो 1 लाख मुकदमा होंगे ऐसे मुकदमा। अब वो 1 लाख मुकदमा अदम पता करने पे हर प्रोसिक्यूटर को अच्छी खासी फीस दी जा रही है, और उसमें करोड़ों रुपए की मद में। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल बताता हूँ। CCP लाहौर की जानिब से अहकामात दिए गए कि 2017 से लेकर 2024 तक जितने भी पेंडिंग आपके मुकदमात हैं, इनके रोड्स और इनके चलान अदालतों में जमा करवाएं। वो जमा करवाने के लिए आपको प्रोसिक्यूटर्स के पास जाना पड़ता है, और मैं आपको बताऊं कि जो प्रोसिक्यूटर्स वहाँ पे तैनात हैं माशाल्लाह वो इतने जो है वो अमीर हो चुके हैं इन चंद अरसे के अंदर कि कईयों ने खास तौर पे 9 मई के बाद 9 मई के बाद भी खास तौर पे 9 मई के बाद भी वो पुलिस कह सकते हैं आप, प्रोसिक्यूटर्स का और इशू है। प्रोसिक्यूटर जो है नई नई गाड़ियाँ, 1.5 करोड़ रुपए वाली गाड़ियाँ, उनके जो क्लर्क हैं उन्होंने ग्रैंडी टाइप की गाड़ियाँ जो हैं वो ले ली हैं। तो इसमें जब तक हम अपना इस सिस्टम, पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, ये इसी तरह मामला अच्छा, इसमें कुछ गुजारिशात बड़ी ज़रूरी हैं। ख़ास तौर पर मैंने अपनी 17 साल सहाफ़ती करियर में मैंने नहीं देखा कि वारदात हुई और उसके बाद कोई उस वारदात को मंतकी अंजाम को पहुंचाया गया हो। मेरे कम अज़ कम इल्म में ऐसी कोई ऐसा केस नहीं है कि जिसको कि मिसाल के तौर पे सब लोगों को परेशान इतना कर दिया जाता है, वो तो तफ्तीश के मराहिल होते हैं। आपको लाहौर की गैंग वॉर के हवाले से बताता हूँ। अभी वीडियो पैगाम अमीर मसब का थोड़ी देर पहले जारी हुआ, तो मैं देख रहा था, टिकट्स भी चल रहे थे, तो उसने पूरी हिस्ट्री बताई और उसने बताया कि फ़लाँ मुल्जिम फ़लाँ जेल में है, फ़लाँ कत्ल हमारे दादा को कत्ल किया गया, उसका मुल्जिम वो है, मेरे वालिद के हमला हुआ, 5 लोग उसमें कत्ल हुए, उसके मुल्जिम वो हैं फ़लाँ जेल में। सारा उसने ये बताया।
लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर 25-25, 30-30 साल बाद भी सज़ाएं नहीं हो पाएंगी, मंतकी अंजाम को कातिल नहीं पहुंचेंगे, तो फिर इस तरह के वाक़यात, ये गैंगवार बढ़ती चली जाएगी। और यही है, चीजें जो आपको और गैंग वॉर को लोगों का पता है कि यही लोग हैं। अब चूंकि गैंग वॉर जो है वो एक इंडस्ट्री बन चुकी है बहुत सारे दूसरे लोगों के साथ, अब इख्तलाफात से बहुत सारे लोगों का रिस्क जुड़ा है, तो शायद ये भी एक वजह हो सकती है। मगर गुजारिश ये है कि हमारा जो अदालती निज़ाम है पूरा उसका आप सिर्फ अदालती निज़ाम को नहीं कह सकते, पूरे को रिवैम्प करने की जरूरत है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिवैम्प करने की जरूरत है। और बुनियादी तौर पे ये कत्लो गारत, ये जो चूंकि सजा जजा का निज़ाम आपके कानून में इतना सुकम ही नहीं है कि आपके कानून के तहत किसी को सजा मिल सके। कभी गवाहान नहीं है, कभी तारीख पर तारीख है, और केस इतने लिंगर ऑन होते हैं। इसकी हम और कई केसेस ऐसे भी हैं इरफान साहब, हमने भी देखे कि बेचारा मौत की जो चक्की है उसमें रह गया और पता चलता है बेगुनाह है। बेशुमार केसेस ऐसे और कई लोग मर गए, और कई मर गए और उसके बाद उनका इंसाफ। आप देखें कि आपके वज़ीर आज़म पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस देख लें, आपके सामने है, उसको इंसाफ कब मिला है, उसके मरने के कितने सालों बाद अंदाजा लगाएं, वो आप कह रहे हैं कि नहीं उसको। तो आम आदमी को क्या इस पर काम करने की जरूरत है। इसमें एक और चीज भी, हम सारी दुनिया में मिसालें दी जाती हैं पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान जो है इसके अंदर जो हम लेके चल रहे हैं सिस्टम, और हमारे सियासतदान जो हैं वो आपको मिसालें देते हैं इंग्लैंड की, अमेरिका की, यूरोप की, दीगर ममालिक की। अब उनका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम देखें कि लंदन के अंदर राइट्स हुए, 10 दिन के बाद पुलिस ने तमाम मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया, तमाम मुल्ज़िमान का प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई, और 10 दिन के अंदर ही उन लोगों को सजाएं मिलना शुरू हो गई। हम आज तक जो है हमने अपनी ईंट से ईंट भिजवा ली, लेकिन सजाएं किसी को नहीं, सबकी जमानतें होती चली हमने देखे, हमने फैसल टाउन में एक वाकया जिसको सानिया माल्टोन के नाम से हम याद रखते हैं, 22 लोग क्लेम करती है मिनाजुल कुरान की जानिब से कि 22 लोग हमारे शहीद किए गए। आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला, आज भी केस उनका चल रहा है। और इसी तरह आपको कई केसेस आपको नजर आते हैं, बेशुमार लोगों के केसेस जो है इन अदालतों में उनके ऊपर पता नहीं कब ये फिर इरफान साहब सिस्टम ठीक होगा, कब सामने एक ब्रेकिंग शेयर करनी है। इसका बजट देखें तो बिलियंस ऑफ रुपीस है, और हैरानी इस बात पे होती है कि इतना पैसा खर्च करने के ऊपर। चलिए जी, हम एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। 2 खबरें हैं साथ साथ। अस्पतालों में अद्वियात के लिए 4 अरब 80 करोड़ रुपए जारी हुए। ठीक है, ये एक तरफ बात कर लें घी पाउडर और इसके साथ साथ ये गाढ़ा करने के लिए दूध को जो है ना सर्फ इस्तेमाल हो रहा है, ये पहले भी खबर आई थी। ये अब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई की है, डीजी फूड साहब ने कार्रवाई की है। अब जब ये सब कुछ लाहौर में आएगा, लाहौरी ये खाएंगे, तो ये 4 अरब 80 करोड़ भी मेरे ख्याल से कम पड़ जाएंगे राव साहब अद्वियात के लिए। ऐसे ही है, पहले ये आ जाए खबर की तरफ। बिलाल यासीन साहब ने जो, अच्छा आपको याद होगा कि PIC लाहौर की जब एक्सटेंशन नहीं हुई थी तो वहाँ पर 60-70 बेड्स की या 100 बेड्स की इमरजेंसी थी उसकी, और वहाँ पर जब कभी जाने का इत्तेफाक हो तो बहुत ज़्यादा इश्यूज नहीं होते थे। लेकिन अब उसकी जो एक्सटेंशन होने के बाद उसके 400-500 बेड्स का है, लेकिन अगर अब आप जाएंगे तो बेड्स के मुकाबले में 3 गुना पेशेंट्स ज़्यादा हैं। बिल्कुल। उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह ये है कि लाहौर शहर में, अगर आप लाहौर शहर में जो डिस्प्लेज हैं, जो दूध फरोख्त हो रहा है, कोई एक ऐसी शॉप नहीं है जहां पर ताज़ा दूध जो ताज़ा दूध आए और वो वहां पर आपको मुयसर आए। हर जगह पर ठंडा दूध है। उसकी वजह क्या है? ठंडा दूध उसको रखते हैं टेम्परेचर, इसलिए उसका मेंटेन रखते हैं क्योंकि वो फैब्रिकेटेड दूध है। और ये पिछले 1 दिहाई से ये सिलसिला शुरू हुआ है। 10 सालों का ये सफ़र है। अगर फूड अथॉरिटी को ये ख्याल आ ही गया है तो फूड अथॉरिटी सबसे पहले जो काम करे ना, इनका जो पैथेटिक मैकेनिज्म है जो मिल्क की चेकिंग का, वो इतना पैथेटिक है कि बनाने वाले को ये पता है कि मैं फैट इतनी रखूंगा तो फूड अथॉरिटी की मैं जो सर्टिफिकेशन है उसमें पूरा उतर आऊंगा, तो वो फैट उतनी रखते हैं, उसका वो जो उसका मॉइस्चर लेवल है वो उसको उसके मुताबिक सेट करते हैं। और यकीन कीजिए
कि ये दूध, जितना दूध लाहौर शहर के सिर्फ एक ब्रांड का, मैं उसका नाम नहीं लेना चाह रहा, सिर्फ एक ब्रांड के डिस्प्ले पे जितना दूध आ रहा है, इतना तो पूरे डिवीजन की जो बफलोज और काउज हैं उनको भी मिला लें तो इतना दूध नहीं बन सकता। सब बातें यकीन करें, सब बातें अपनी जगह, दूध में पानी मिलाना अपनी जगह, और ये कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये कॉम्प्रोमाइज्ड है सिस्टम, ये मिली भगत है, और पता नहीं क्या क्या ये चीजें जो मिलाई जा रही हैं, ये तो सीधा सीधा जानों को ईरान से स्मगल किया जाता है खुश्क दूध, उसको यहाँ पर स्टोर किया जाता है। अगर फूड अथॉरिटी को नहीं पता तो फूड अथॉरिटी मांगा से आगे जितने भी पॉइंट्स आते हैं वहां पर देख लें, जो खुश्क दूध है उसका ना किसी को एक्सपायरी से कोई ताल्लुक है। खुश्क दूध बिकता है, जाते हुए वापस लेके जाती हैं गाड़ियां, और वहाँ दूर अफ्तादा इलाकों में जाकर ये बनाते हैं दूध। उसके बाद थोड़ा बहुत इसमें 10 किलो का जो फार्मूला है ना रखा हुआ है, ये इस पर मैंने काफ़ी काम किया हुआ है, क्योंकि हम खुद ये हमारा ये काम रहा है। और मैं आपको ये बात बताऊं कि आप भी ये वाला दूध नहीं अल्लाह माफी दे, ये वाला मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब 50 काम करते मैं बताने लगा हूँ कि हमारे पास 50 जानवर थे जो दूध देने वाले थे, और बड़ी मुश्किल से 200 लीटर हम क्रॉस करते थे। यानी सब लोग काम, 10-12 लोग काम करने वाले, और बड़ी मैं हैरान होता हूँ कि कंटेनर जिसमें पेट्रोल आता है वो वाला पाइप लगा के तो दूध, ये किस तरह से। इरफान साहब को मैंने एक दिन दिखाया, मैंने कहा ये देखिए, एक तरफ ये वही कंटेनर है बिलाल यासिन साहब, एक तरफ इतनी 50 भैंसें और बड़ी मुश्किल से 200 लीटर, और यहाँ पे अब 10-10 हजार लीटर के, 50-50 हजार लीटर के जो टैंक्स हैं वो लगे हुए हैं। ओ यार, खुदा का खौफ करो, लोगों की जिंदगी के साथ खेला। और सबसे बड़ा फूड अथॉरिटी की ये सबसे बड़ी नेग्लिजेंसी है। इनको अगर इनकी मिली भगत से ही जो है वो शहर के डिस्प्ले सेंटर्स बड़े खूबसूरत आपको मिलेंगे, और वहां पर ये दूध बहुत खौफ आता है। छोटे छोटे बच्चों को हम अपने दूध पिला रहे हैं, ताजा दूध में सिर्फ पानी होता था और कुछ नहीं होता। देखिए, आपको पानी की तो चले, फिर आपको तो खौफ आ रहा है, लेकिन अब इसमें इस खबर के मुताबिक बिलाल यासीन साहब जो वजीर खुराक हैं, और उनके साथ साथ डीजी फूड की जानिब से ये टीमें बनाई गई जिन्होंने नाकाबंदी की गई। अब वजीर खुराक जो हैं उनका ये काम नहीं है इन नाकों के ऊपर चेक करें, उनका काम है पंजाब असम्बली के अंदर लेजिस्लेशन लाए, ऐसी कानून साजी करें कि अगर आपने ऐसा एक बंदा भी पकड़ लिया है उसको आप करार वाकई सजा दें, उसकी प्रॉपर्टी सील की जाए, पड़ती है उसकी प्रॉपर्टी सील करें, उस बंदे के वो जो है वो उम्र कैद की सजा देनी है, उम्र कैद की सजा देनी है वो दे, क्योंकि वो कत्ल से बड़ा जुर्म है। दूध जब आप वो आपकी नस्लों को तबाह कर रहा है, वो नस्लों को तबाह कर रहा है। और यहाँ पे ये होता है कि ये फोटो सेशन के लिए फूड डिपार्टमेंट, हमारे पॉइंट जो एंट्री पॉइंट वहां पे खड़े होते हैं, ये जी हमें दूध जो है वो नाकस मिला, और वो वीडियो दिखाते हैं कि इसको वेस्ट कर दिया। आपकी कार्रवाई, आपकी ये कार्रवाई नहीं है, आपने उसकी तय तक जाना है, उसके बाद शुरू होनी चाहिए। आपने उसकी तय तक जाना है जहाँ पे ये बन रहा है, जहाँ पे ये जहर हमारे बच्चों के लिए सब पता होता है, सब पता है। बात वही है जो आपने पहली खबर डिस्कस की कि कानून के अंदर बड़े नाम है जो लाहौर में चल रहे हैं। डाकू चोर को अगर छोड़ सकते हैं तो इसको तो हम यकीन करें ये बहुत बड़ा जुर्म है, इसको हम जुर्म ही नहीं समझते, ये नाकाबिले माफी जुर्म है। आप पैसे दे के मौत खरीदते हैं। और यही लोग जब अदालत में जाएंगे, इनके खिलाफ एफआईआर हुई होगी, एफआईआर होगी, अदालत में जाएंगे, आप बिलीव करें कि ये शख्स एक दिन भी जेल में नहीं रहेगा, एक दिन भी जेल, ये हम चैलेंज करते हैं। ये बंदा सही कह रहे हैं। अच्छा जी राव साहब प्लीज अगली खबर की तरफ आने दे, वक्त कम है। अस्पतालों में लोगों की जिंदगियों का मामला है, राव साहब कितना लोगों की जिंदगियों का मामला है, इस पे कॉम्प्रोमाइज आप हुए हुए ना हो, इस पे कॉम्प्रोमाइज वजारत खुराक और अगर फूड अथॉरिटी कोई है तो खुदा के लिए ये रहम करें लोगों पे, लोगों पे रहम करें, और पंजाब हुकूमत कुछ ना करे, सबसे पहले कानून साजी लाजमी करे इसके ऊपर, हर सूरत में कानून साजी होनी चाहिए, बच्चों की और नाकाबिले माफी जुर्म होना चाहिए। इन्हीं वजह से देखिए वज़ीर आला पंजाब का ये प्रोजेक्ट जो चल रहा है कि दूध आपने बच्चों को स्कूलों में देना है, इसी में अगर ऐसा दूध पिलाएंगे तो आप बीमारियों को दावत देंगे, आप हाथों से बच्चों को जहर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा जी, अद्वियात का बजट 4 अरब 80 करोड़ पे जारी किया गया है, कम पड़ जाना है ये इरफान साहब? डेफिनेटली देखें, जब ऐसे हालात होंगे तो फिर इसमें 4 अरब क्या, यहाँ पे 400 अरब भी रख दें। सही कह रहे हैं। इन लोगों ने जो कुछ खाना है उसके बाद बीमारी होना है उसमें, उसके बाद आप ये ना सोचें
कि ये लोग जो हैं ये कोई बेहतर लाइफस्टाइल गुजारेंगे, इनकी सेहत अच्छी होगी, इनकी उम्रें ज्यादा होंगी। नहीं जी, ये बीमारियों का सबब बनेगी। किसी को आप पाकिस्तान के अंदर जो है वो एज लिमिट देखें, ये कम होती जा रही है। अच्छा, और इसके ऊपर कोई फोकस नहीं इरफान कर साहब रहा। एक दावा मुझे करने दें यहाँ पे, 4 अरब 80 करोड़ किसी को दवाई मिले ना मिले, लेकिन ये खर्च इंशाल्लाह ताला पूरे होंगे 100%। वो तो लाजमी है, ये 100% खर्च होंगे और MS साहिबान कह रहे होंगे अल्लाह का शुक्र है पूरे खर्च होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये नहीं, अस्पतालों के मसाइल भी होंगे। रिवैम्पिंग लिखा हुआ है, होगी निगरान दौर में जो रिवैम्पिंग होनी थी। अब तक क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। क्लिनिक ऑन पूरे पंजाब के हॉस्पिटल्स वो क्लिनिक व्हील पे आ गए था। वो अली जान साहब माशाल्लाह से जो कारनामे सर अंजाम दे के गए, वो पंजाब असम्बली में उनके खिलाफ जो तहरीके इस्तेहकाक है, पंजाब असम्बली की तारीख में पहली मरतबा कोई ऐसी तहरीक इस्तेहकाक है जिस पर 70 अरकान असम्बली के दस्तखत हैं, और जिनमें 70 में से 70 के 70 मुस्लिम लीग नून के हैं। हुआ क्या? हुकूमती जमात। एक मिनट, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसको कमेटी में भेज दिया गया। यानी जो काम जो कमेटी पालो, और हाँ, वो खातून जिसने जो कमेटी काम नहीं डाली, करना होता वो उसको निकल, वो कमेटी वो कहीं और भाग जाएगी। एग्जैक्टली। तो मसाइल हमारे यहाँ इसको देखना होगा आपको और इंश्योर करना होगा। ये जो लोकल परचेज की मद में अरबों रुपए का खांचा है, ये भी महकमा सेहत भी कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये किसी को दवाई मिले ना मिले, अच्छा, ये इसका बजट बजट जारी पूरा हो खर्च जाता होता है, है। बजट जारी हो जाता है, कोई फॉलो अप नहीं होता कहाँ खर्च हो रहा है, किस किस मद में। कानूनी कार्रवाइयां सारी पूरी होती हैं। के अंदर आपको हर चीज अच्छा बताइए। ये लोकल असल परचेज issue के ये नाम है पे कि अस्पताल हमने- इंतजामिया जो लुट मार मचाई हुई है, इसको रोकने की वो जरूरत है। LP की बात भी आपकी ठीक है, लेकिन राव साहब इसके अलावा जो है इश्यूज हैं कि हमने कभी कानून साजी ऐसी नहीं की कि अगर कोई करप्शन कर रहा है, अगर कोई इख्तियारात से तजावुज कर रहा है, हम उसको करार वाकई सजा है दें। ही और नहीं। उसके बाद यही वो तो होता है। हमने- अब जैसे आप सेक्रेटरी अली जान की बात कर रहे हैं, क्या आपका सिस्टम इसका मुतहम्मिल है कि आप सेक्रेटरी को, जो अगर उसकी करप्शन साबित होती है तो आप उसकी रिकवरी करने के लिए उसकी जायदाद जो है वो जब्त करें? क्या आप उसको नौकरी से भी निकाल सकते हैं? ये सारी चीजें जो है वो कुछ नहीं होना, और उन्होंने वैसे ही काम करना है जैसे वो बड़ा पहले कर रहे थे। ब्यूरोक्रेसी का बड़ा रूड यहाँ पे रवैया है। यही इशू है कि और जो भी करप्ट है, ये इस वजह से है कि इनको वज़ीर आला पंजाब की आशीर्वाद मुकम्मल तौर पर हासिल है, जिसकी वजह से अरकान असम्बली जो हैं वो फिलहाल निगलेक्टेड हैं। वो अगर CCPO के पास जाते हैं तो CCPO के एटीट्यूड की वो शिकायत कर रहे होते हैं, लेकिन अपनी क़यादत को नहीं कह सकते। फिर वो असम्बली में तहरीके इल्तवाए कार जमा करवाते हैं कि जी हम फलां काम के लिए गए थे और हमारे साथ ये हुआ है। इसी तरह से वो जाएंगे। तो इनको अकाउंटेबल करने की ज़रूरत है, इनको सर पे चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। असल में अकाउंटेबल किसने करना है? असल वज़ीर आला पंजाब ने ऑब्वियसली, इरफान साहब ये बड़ा सीरियस इशू है। जो असेंबलियों में गए हमने हैं, हमेशा कानून किरदार कुशी देखी है सियासतदानों नहीं की। करना, तो उसके बाद इरफान साहब हमने हमेशा फिर इन serious किरदार issues कुशी को हल देखी किसने है। करना हल किसने करना है? हल हमने हमेशा देखा है कि सियासतदान लुट के खा गए, सियासतदानों ने ये कर दिया। मसला ये होता है कि हम सियासतदानों के साथ खड़े नहीं होते। असल में जो लुट मार का बाजार गर्म करते हैं ये ब्यूरोक्रेट्स करते हैं। राव साहब, और ये भी बदकिस्मती ये है, राव साहब ठहर जाए, बदकिस्मती ये है कि इसी पे ठहर जाए, इसी चीफ पे ठहर एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस को जो भी आए उसको ये कन्विंस कर लेते हैं अपने मैं आपकी कानूनी बात से- शक्ल बनाकर, आपकी बात और कोई से- ना के कोई बाद काम आपको join करते करके हैं शबाशी स्टेज वो कोई भी हो ये कर ब्रेक लेते आ हैं। गई। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ आ जाते हैं। अगली खबर हमारे पास है जी इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस मॉनिटरिंग सिस्टम। PRA का 5 स्टार होटल्स को भारी जुर्माना। इरफान साहब आपकी तरफ आऊंगी। देखें, इनवाइस सिस्टम इसको कामयाब होने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हमारी अच्छा, ये बार बार चीजें सामने आती हैं लेकिन होता कुछ नहीं इस पे। उसकी वजह ये है ना कि हमारे पास कानून की रेट कोई नहीं है, हुकूमत की रेट कोई नहीं है। जब तक ये हुकूमत अपनी रेट नहीं मनवा लेती, तब तक ऐसे इकदाम जो सारी चीज़ें डिजिटलाइज करें, सारी चीज़ें अपने ऑन रिकॉर्ड रखी जाएं, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तमाम लोग, आप वो कोई बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर ले लें, आप कोई होटल ले लें, ये सारे लोग जो हैं इनवाइसिंग के अंदर हेर फेर करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि अगर हमने सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट अपनी कर दी तो उसके बाद हमारे साथ क्या होगा कि हमें FBR पकड़। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं शादमान मार्केट में चला गया अपने कपड़े लेने के लिए। शादमान मार्केट में एक वो होलसेल डीलर था,
उससे बात हुई तो मैंने कहा सूट के पैसे जो मैं तुम्हें कार्ड में दे देता हूँ। कहता इरफान भाई कार्ड नहीं देना, कार्ड नहीं, कैश आप लेके आ जाए तो दे दे। मैंने कहा यार आपने इस दौर के अंदर भी जो है वो उसको डिजिटलाइज नहीं कर रहे आप। कहता जिन्होंने किया है FBI ने उनको इधर तक पकड़ा हुआ है। अब ये तो हमारी सोच है, ये हमारे ताजरों की सोच है, यही हमारे बिजनेसमैन की सोच है कि हमने अगर रिकॉर्ड में आ गए तो हमें पता नहीं क्या हो जाएगा। जबकि ये लोग अगर रिकॉर्ड पे आ जाएं तो इनके लिए आसानियां पैदा होंगी, इनको इकॉनमी जो पाकिस्तान की इकॉनमी उसमें बेहतरी आएगी। लेकिन ये तमाम ये लोग चीज़ इन लोगों को क्यों नहीं समझ आ रही, इसमें क्या मुश्किल है मुझे ये बता दें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इससे भागते हैं, जैसे नाम सुन लिया बस Exactly. यार है ये ना बात ना दुरुस्त ना है आपकी। और अगर आसानी है फायदा है तो फिर क्यों? देखिए ये 25-26 करोड़ का मुल्क है और इस मुल्क में अगर आप टैक्स पेज की बात करेंगे तो वो आपको 50 लाख मेरा ख्याल फिगर हुआ है, लेकिन 50 लाख में से भी वो 60% वो हैं जो आप और मैं जो निकल ही नहीं सकते। सरकारी मुलाजमीन भी हैं इसमें शामिल। ये वो 60%, 40%, यानी अगर आप 40% की बात करें तो ये आपका 20-22 लाख जो NTN होल्डर्स हैं ये लोग हैं। और उनमें से भी 6-7 लाख 10 लाख ऐसे लोग हैं जो सिर्फ जो रिटर्न्स जमा करवाते हैं कि जी खाना पूरी करने के लिए। ये पूरा हो गया हमारा, ये हमारा सिस्टम ऐसे ही है। अच्छा, आपका जो एक्चुअल टैक्स पेयर है पूरे मुल्क में वो 10 से 12 लाख 7 लाख 7 लाख 7 लाख मैं तो बहुत आप बहुत ज्यादा ऊपर ले गए थे। अच्छा, मैंने कहा शायद वो बड़ा नहीं सिर्फ अच्छा, 7 लाख। अब इतने बड़े मुल्क में जब एक्चुअल टैक्स पेयर जिनका के टैक्स कंसीडर किया जाता है उनकी तादाद अगर होगी 7 लाख 26 करोड़ के मुल्क में, तो फिर वो निज़ाम क्या चलेगा? वो वहाँ पर इसका मतलब है कि वो बात साबिक चेयरमैन है शब्बर जैदी साहब, ये तो PR है, ये पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की बात है ना, लेकिन जुड़ी तो बहरहाल उसी से ही है। तो वो ये कहते थे कि 5-10 हज़ार एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनको कि उनको कहें कि आप घर बैठ जाएं, आपको तनख्वाह आपकी मिल जाएगी, जिनके दफातर में आने की वजह से जो करप्शन का रेट है वो बढ़ता है। बिल्कुल ऐसे। और ये मामला हैं हमारे यहाँ। बदकिस्मती है कि ये इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम जो है इसको इंस्टॉल करने पे आज भी बड़े बड़े जो लोग हैं वो इस पर राजी नहीं है, रुकावट बन जाते हैं। और ये मेरे ख्याल से आगे भी नहीं हो पाएगा। खबर ये है जी, गैर कानूनी असला सप्लाई कौन करता है? फान साहब कौन करता है? फिर पंजाब हुकूमत ने जो शिकंजा कसा उस पे आएंगे। पंजाब हुकूमत की तरफ से शिकंजा, पंजाब हुकूमत को छोड़ दें। देखिए पंजाब के अंदर छोड़ सकते हैं, पंजाब के अंदर में रहते हैं, लाहौर में पंजाब में उसके लॉ मिनिस्टर का पंजाब में अगर हम गैर कानूनी असले की बात करें तो उसमें आप जो हैवी वेपन्स हैं उनसे लेकर छोटा वेपन, इतना हमारी आर्म फोर्सेस के पास नहीं है, इतना हमारी पुलिस के पास नहीं है जितना आम लोगों के पास है। आप तो डरा रहे हैं। नहीं, ये मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको, मैं डरा नहीं रहा, हालांकि मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। अमेंडमेंट्स कर दी गई हैं अब गैर कानूनी असला के हवाले से, शुक्र है की गई। उससे पहले क्या था, अभी पंजाब कैबिनेट ने अप्रूव कर लिया। अगर इतना खुल्लम खुल्ला असला है इसको तो पंजाब एक तो अच्छी बात जो हुई है, इसके तमाम जो गैर कानूनी असला के हवाले से लॉज थे उसमें उसको प्रपोज कर दी गई हैं तजावीज़, जो कि पंजाब कैबिनेट अप्रूव करेगी। उसके बाद फिर पंजाब असम्बली से अप्रूव होने के बाद लागू हो जाएंगी। अब इसको नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाया जा रहा है, यानी पहले तो अगर आपके पास असला बरामद हुआ है तो अगले दिन आपकी बेल है, तो वो वाला एलिमेंट निकल रहा है। ये बड़ा अच्छी एक प्रपोजल है, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट इसमें बहुत स्लो है। पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से जो इकदाम हैं वो प्रपोज कर दिए जाते हैं एक्ट्स, लेकिन उनमें ताखीर होती है। जो नहीं होता। असला कोई भी रख सकता है? नहीं, असला वो रख सकता है जिसको असले की जरूरत है, जिसके पास लाइसेंस हो, जिसके पास लाइसेंस है, जो गवर्नमेंट खुद देती है। अब गैर कानूनी असला जो है वो उसकी एक बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन उसके साथ साथ ऐसे लोग जिनको जरूरत भी नहीं है सिक्योरिटी की, उनको कोई चीज की जरूरत नहीं है, उन लोगों को भी सरकार ने वेपन जो है वो उसके लिए लाइसेंस जारी किए हैं। इसमें एक आपको मैं बताऊं, 2018 के अंदर एक बहुत मेगा एक स्कैंडल लाहौर की DC ऑफिस में जो सामने आया था, जिसमें दहशत गर्दों तक को असला लाइसेंस जारी कर दिए गए थे। अच्छा। दहशतगर्द तंजीमों को, जो दहशतगर्द तंजीमें, जो बैन तंजीमें थी, उनको वेपन जो है वो असला लाइसेंस जारी कर दिए गए थे। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से उसके ऊपर इंक्वायरी की गई, लेकिन वो आज तक वो फाइलों की नजर में है। लेकिन इस पे जरूर हमने शो करना है कि कौन असला रख सकता है, SOPs क्या हैं,
आजकल तो सोशल मीडिया पे हर किसी के पास असला है। खैर इंशाल्लाह किसी आने वाले प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। ब्रेक और हेडलाइंस के बाद आएंगे। सो नाज़रीन, आपको अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। अब प्लास्टिक करेंसी की बाज़गश्त आप सुन रहे हैं और कुछ हमारे पास सैंपल भी सामने आ रहे हैं। कागज़ का नोट जिसको हम अपने बचपन से ही देख रहे हैं, उसको तब्दील करने की बाज़गश्त तो है। सो ये करेंसी का हमारे लिए, मेरे तो ख्याल से करेंसी ही करेंसी है तो सब कुछ है, लेकिन इसको एकदम से अगर आप चेंज कर देते हैं तो इससे क्या होगा? क्या हमारी मुल्क की मैशियत के लिए बेहतरी है, या फिर इससे मुल्क की मैशियत में आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है? बहुत सारे लोग जो कि इस कारोबार से मुंसलिक हैं, या जो लोग बड़े बड़े कारोबार कर रहे हैं, पैसों का लेन देन रहता है, उनके लिए इसमें क्या फ़ायदा या फिर क्या नुकसान है? ओवरऑल हमारे मुल्क के लिए इसमें फ़ायदा है या नहीं है, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ दूसरे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आप देखें, कोई बहुत सारे लोग परेशान हो गए थे जब कोविड आया था, तो इवन लोग नोटों को हाथ भी नहीं लगा रहे थे, क्योंकि कागज़ वाले नोट कहीं भी आप रख देते हैं, इसको जरासीम भी लग जाते हैं। सो बहुत सारी इसमें चीज़ें जो हैं वो शामिल हो सकती है। प्लास्टिक करेंसी में इस चीज़ से भी थोड़ा सा इसके जो ये एलिमेंट है ये कम हो जाता है। सो इससे जुड़े बहुत सारे हम सवालात आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। माहिर माशियात मियाँ इमरान अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अपने मेहमान को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। गालिबन तीसरी दफ़ा ये करेंसी चेंज होने जा रही है। सो कुछ नई चीज़ें मुझे याद आता है, बड़ा लोग ना जब ये लास्ट करेंसी जब चेंज हुई तो वो 20 रुपए के नोट में और 5000 रुपए के नोट में लोग जो हैं वो इतना फ़र्क ही नहीं कर पा रहे होते थे, तो लोगों को बड़ी परेशानी भी रही। खैर, करेंसी चेंज होनी चाहिए, कितना ज़रूरी है ये, और इसके क्या कोई मुस्बत असरात हैं? देखिए, करेंसी का चेंज होना वक्त के साथ ज़रूरी है। करेंसी, पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पर इकॉनमी ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं है, वहाँ पर तकरीबन अगर हम स्टेट बैंक की आदाद शुमार ही देख लें तो 6780 अरब रुपए से ज़्यादा की जो करेंसी है वो मार्केट में सर्कुलेट कर रही है, जो पाकिस्तानी इकॉनमी के लिए बहुत बड़ी है। तो अगर ये करेंसी सर्कुलेट कर रही है, इसका मतलब है कि ये डॉक्यूमेंट नहीं है। जब इतनी ज़्यादा करेंसी सर्कुलेट कर रही होती है तो उसको कंट्रोल करना और डॉक्यूमेंट करना ज़रूरी होता है, और इसका बेहतरीन मौका होता है कि आप करेंसी चेंज कर दें। जब आप करेंसी को चेंज करते हैं तो ज़ाहिर बात है, जिन लोगों के पास पहले से करेंसी मौजूद है वो उसको एक्सचेंज करवाने के लिए बैंक्स के पास जाएंगे, सरकार के पास आएंगे। तो आप फिर उनके लिए कुछ कंडीशंस लगाते हैं कि अगर आप ये करेंसी इतनी अमाउंट तक जमा करवाएंगे तो ये बैंक अकाउंट में जमा होगी, और इससे बड़ी अमाउंट अगर आप करवाते हैं तो आपका ट्रेल आपसे पूछी जाएगी। तो ये इकोनॉमी को फायदा तो ये नहीं हो जाएगा, वो लोग जो कि करेंसी छुपा के बैठे हैं, अपना पैसा छुपा के बैठे हैं, जो नॉन फाइलर हैं, जो हवाएं नहीं लगने देते अपने पैसे, उनका तो सब सामने आ जाएगा। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, ये अपॉर्चुनिटी है बेसिकली कि आप उनसे वो पुरानी करेंसी लें और उनको नई करेंसी इशू करें, लेकिन उसका एक तरीके का इस तरह से वजह करें कि वो डॉक्यूमेंट हो जाए और बैंक्स के थ्रू हो। जब आप ये प्रोसीजर करेंगे ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन अगर हुकूमत इसको बाकायदा मुनासिब इंतज़ाम करके और एक पॉलिसी बनाकर करेगी, बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि बगैर शनाख्ती कार्ड के भी लोग आते हैं, करेंसी चेंज करवा के चले जाते हैं, कोई पूछता नहीं है, ये भी हो सकता है। राइट पॉइंट। तो इस वक्त पाकिस्तान में जो ब्लैक इकॉनमी है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम इस पॉलिसी के तहत और इस फैसले के तहत रिजॉल्व किया जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि जो हम देख रहे हैं कि प्लास्टिक के करेंसी नोट्स हैं, ये प्लास्टिक करेंसी नहीं है। प्लास्टिक करेंसी तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, हमारे डेबिट कार्ड हैं, क्रेडिट कार्ड हैं। इसके लिए जो टर्म्स यूज़ होती है वो प्लास्टिक के करेंसी नोट्स हैं, बैंक नोट्स हैं, जो कि हमें ये अब जारी करेंगे। प्लास्टिक की करेंसी नोट्स पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं। इस वक्त अगर हम देखें तो 40 से ज़्यादा ममालिक हैं जहाँ पर जिनको इस्तेमाल किया जा रहा है, और बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो कि बिल्कुल भी डेवलप नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी इसको इस्तेमाल किया गया। और इसका सबसे बड़ा मकसद जो इस्तेमाल करने का था वो जाली करेंसी को रोकना था। सबसे पहले 1988 में ऑस्ट्रेलिया में इसको इस्तेमाल किया गया। उनका मकसद भी ये था कि जो जाली करेंसी है मार्केट में उसको ख़त्म किया जाए और नई करेंसी लाई जाए। उसके बाद हमने देखा न्यूजीलैंड में हुआ, फिर इस तरह यूरोप में, और साथ साथ इंग्लैंड ने 2016 में किया इसको अडॉप्ट। अब पाकिस्तान में ये अडॉप्ट किया जा रहा है, तो इसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि स्टेट बैंक अगर आज परेशान है ना किसी वजह से, तो वो ये है कि पाकिस्तान में 5000 रुपये का जो जाली नोट है वो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रहा है।
और जो सेनेट की कायमा कमेटी बराए फाइनेंस है उसमें इस इशू को बार बार उठाया गया। पिछले साल भी उठाया गया कि 1000 और 5000 के जो नोट हैं वो मार्केट में बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रहे हैं जो कि जाली नोट हैं। हालांकि अब तो आप मॉल्स वगैरह में जाएं, लोगों ने वो मशीन्स रखी हुई हैं जिससे वो चेक भी कर जी अजीत, ये फैसिलिटी हर शख्स के पास नहीं है। एक आम आदमी है, एक दिहाड़ीदार मजदूर है, या उसको 1000 रुपये का नोट अगर जाली चला जाए और 20000 उसकी तनख्वाह हो नुकसान हो गया, तो उसका तो 1000 रुपये का नुकसान तो उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा ना। तो उसके पास ये फैसिलिटी नहीं कि वो कैसे चेक कर सके। बल्कि स्टेट बैंक ने तो एक डॉक्यूमेंट्री जारी की 1.5 साल पहले, जब ये इशू बहुत ज़्यादा हो गया कि 5000 का जाली नोट जो है उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, उसको कैसी पहचान करनी। बाकायदा उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया था कि आम आदमी को इसकी पहचान हो सके, आम आदमी का नुकसान होने से बच सके। तो जब ये सेनेट की कायमा कमेटी में इशू उठाया गया तो उस वक्त ये फैसला किया गया कि इन करेंसी नोट्सों को छपने से रोकना और इनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, तो हम फिर करेंसी ही चेंज कर देते हैं। सो इससे क्या 100% ये रोशन इम्कानात हो जाएंगे कि जाली नोट जो है वो बिल्कुल नहीं हो सकेगा? देखिए, उसमें इमीडिएट जो है उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। अभी तक जो प्लास्टिक करेंसी है ना पूरी दुनिया में, वो अभी तक तो फुल प्रूफ है। जब हम बात कर रहे हैं अभी तक तो फुल प्रूफ है और उसमें सिक्योरिटी, क्योंकि हमारे यहाँ जब कोई जिद्दत आती है ना, इनोवेशन आए, तो साथ ही साथ पैरेलल वो काम भी तेज हो जाता है कि आपने इसका ना दूसरी तरफ इसकी रिप्लेसमेंट में लोग कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। लेकिन अभी तक जो दुनिया के 40 ममालिक में इस्तेमाल हो रही है ये करेंसी, वहाँ पर ऐसा हो नहीं सका है। क्योंकि इसकी वजह यह है कि इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और इसमें सिक्योरिटी चेक्स बहुत ज़्यादा हैं और इसमें कलर्स कम्बिनेशंस और मेटल की डिटेक्शन, ये बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज इसमें अवेलेबल है। एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, अगर हुकूमत इसको उसी तरीके से लॉन्च करती है और उसका चेक एंड बैलेंस वैसे ही रखा जाता है जैसे बाकी तरक्की याफ्ता ममालिक में रखा जा रहा है, फिर तो इसका बेनिफिट हो सकता है। अच्छा, क्या कलर, डिज़ाइन, अट्रैक्शन ये मैटर करती हैं चीज़ें? जी बिल्कुल, आजकल के दौर में जो डिजिटल दौर है, आप एक शॉपिंग मॉल से अगर बाहर निकलें और आपके पास ऐसे नोट्स हैं जो कि आप समझते हैं कि ये जाली हैं, या फिर आपके पास मिसाल आप एक डिटेक्टर लगा देते हैं उन करेंसी नोट्स के अंदर और उसको मशीन डिटेक्ट कर सकती है। कागज़ के नोट को मशीन डिटेक्ट नहीं कर सकती है। सही, ठीक है। अब जो नए नोट्स आ रहे हैं उनके सिर्फ आप कलर्स में इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी लगा दी गई है कि अगर आप उनका कलर ही मशीन के आगे से गुजार दें तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि ये जाली है, ये असली है। और आपको आप यानी कि जैसे आप शॉपिंग करते हैं तो मार्केट से प्लाजा से निकलेंगे बाहर, तो अगर आप बगैर क्लियर किए निकलेंगे तो ऑटोमेटिकली मशीन आइडेंटिफाई कर लेती है। तो मौजूदा दौर में प्लास्टिक करेंसी इज़ द ओनली सोल्यूशन। और दूसरी बात ये कि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। जो पेपर करेंसी है इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। कॉस्ट बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर प्लास्टिक करेंसी आ जाती है तो उससे कॉस्ट में भी फ़र्क आएगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। देखिए, जो इसकी लाइफ होती है प्लास्टिक करेंसी की, वो तकरीबन आप भी समझ लें 2.5 टाइम्स ज़्यादा होती है। यानी कि अगर एक जो करेंसी है, पेपर करेंसी, अगर उसको 10 साल में ख़त्म होना है तो प्लास्टिक करेंसी को 30 साल से ज़्यादा अरसा लग जाएगा ख़त्म होते होते। तो इसका मतलब है कि आपको बार बार प्रिंट नहीं करना पड़ेगा। एक तो प्रिंटिंग कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी और दूसरा ये है कि जब आपकी जो, अगर आपको कल को इसको ख़त्म भी करना पड़ता है कि करेंसी नोट, आपकी जो प्लास्टिक की करेंसी है वो अगर पुरानी हो जाती है तो ये प्लास्टिक जो वेस्टेज है ना, ये आपका ख़त्म नहीं होता। आप इसी प्लास्टिक से नई प्लास्टिक की चीज़ें बना सकते हैं। अच्छा। और जबकि पेपर करेंसी अगर आपकी वेस्ट हो जाए, अगर वो ख़राब हो जाए तो उसको आपको जलाना ही पड़ता है या फिर उसको बरीड करना पड़ता है, तो उसका कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। और तीसरी एक बड़ी अहम चीज़ है कि आपकी एनर्जी कॉस्ट सेविंग बहुत ज़्यादा होगी। देखिए, जब आपको बार बार प्रिंटिंग नहीं करनी पड़ेगी तो आपको बिजली की कम खपत होगी। और दूसरा ये है कि इसका वेट जो है, जो प्लास्टिक करेंसी है, इसका वेट पेपर करेंसी से कम होता है। इसको कैरी करना और आने ले जाने के लिए भी आपको कम कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। तो अल्टीमेटली इसका बेनिफिट ही ज़्यादा है, इसके जो नुकसान आते हैं उसमें से। अच्छा, वो अक्सर हम देखते हैं जो कागज़ वाली करेंसी है, पैसे पड़े हों, पुराने हो जाते हैं, या वो उनका रंग रूंग जो है वो इस तरह से इकट्ठे पैसे पड़े हों पुराने, अगर आप हाथ से निकालें ना तो वो प्लास्टिक करेंसी में तो ये नहीं होगा, वो नोट अपनी शक्ल में अच्छा ही देगा। हाँ बिल्कुल, ऐसी प्लास्टिक नोट में एक ही सिर्फ मामला हो सकता है कि गंदे भी हो जाते हैं अक्सर, मुमकिन है जब ये गीले हो जाते हैं प्लास्टिक के नोट चिपक जाते हैं, तो वो चिपक जाते हैं, तो वो चिपक होने से वहाँ से खराब हो सकते हैं। दिस इज द ओनली प्रॉब्लम जो फेस किया जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ बड़ा ये माइन्यूट प्रॉब्लम है और पूरी दुनिया में इस प्रॉब्लम को भी आसानी से, क्योंकि हम हर नोट को तो गीला करते नहीं है, तो ये हाँ इसका जो टेम्परेचर है ये आम टेम्परेचर को आसानी से, जैसे हमारे गर्म ममालिक है तो आराम से ये उसको मेंटेन करता। आमतौर पर होता है कि प्लास्टिक करेंसी है कहीं पिघल ना जाए,
लोगों को ये भी डर होता है कुछ, क्योंकि अक्सर लोगों ने छुपा के रखे होते हैं ना पैसे, तो जब आप छुपा के कहीं रखते हैं तो अच्छा ये कहीं पिघल ना जाए, लेकिन ऐसा नहीं है, इसको हाई डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है, या उस लिहाज से भी ये काफ़ी हद तक सेफ़ है। और तीसरी चीज़ ये है कि हम देखते हैं कि प्लास्टिक की करेंसी जिन जिन ममालिक में ये इशू हुई है वहाँ पर इकॉनमी डॉक्यूमेंट होना शुरू हो गई है, और वहाँ पर जाली नोटों की आमद जो है वो बहुत कम होगी और ना होने के बराबर हो गई है। तो ये हमें इस पे मेरे ख्याल है कि सिर्फ इसी को अगर फोकस कर लिया जाए ना, तो हमारी इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करना और हमारी कॉस्ट सेविंग करना, इसकी जो कैरी करने की जो कॉस्ट है उसको कम करना, और सबसे बड़ी बात ये है कि आम आदमी को ये सहूलत मिल जाएगी कि उसके पास जो करेंसी है वो जाली नहीं हो सकती। बिल्कुल, सबसे बड़ी सहूलत ये है कि अच्छा मैं जो नोट ले रहा हूँ, ये चीज का पता होगा। अच्छा, नोट बड़ा होना, छोटा होना, उसका डिजाइन, ये चीजें भी क्या मैटर करती है? नहीं देखिए, ऑब्वियसली बड़ा नोट कैरी करना मुश्किल होता है। समझ के डिजाइन को तरफ भी आना है, क्योंकि बार बार करने वाला तो ये काम नहीं है ना। डिजाइन के हवाले से तो ये काफी काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा उस पर इख्तलाफ भी हुआ कि सरकार ने, स्टेट बैंक ने बल्कि जो डिजाइन के लिए कंपटीशन करवाया, अब उस कंपटीशन में जो नोट डिजाइन सिलेक्ट किए गए हैं, कल आपका बयान आ गया है कि वो जो नोट है, वो जो डिज़ाइंस हैं वो हम फाइनल नहीं करेंगे और वो डिज़ाइन हम प्रिंट करने नहीं जा रहे, बल्कि इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो इंटरनेशनल जो इदारे हैं वही करेंगे। और ये तो सिर्फ हमने एलामती तौर पर, सिंबॉलिक तौर पर लोगों को कहा था कि वो अपने डिज़ाइंस पेश करें। नहीं, बड़ा हेल्दी इन्वायरमेंट है, लेकिन मेरे ख्याल से उसमें से जो डिज़ाइन है उनको सिलेक्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तानियों ने बनाए तो उसको सिलेक्ट किया जाना चाहिए। और एक चीज़ मैं समझता हूँ कि जो मेंशन करना ज़रूरी समझता हूँ कि सरकार को थोड़ा सा इस पर गौर करने की ज़रूरत है कि अब आपको याद होगा कि 75 रुपये का नोट जारी हुआ था जी, लेकिन वो चल नहीं सका, मार्केट में हमें नज़र नहीं आया, वो भी प्लास्टिक नोट था। उसमें उसकी डिज़ाइनिंग को लेकर बहुत बड़े सवालात थे, और अभी जो कल स्टेट बैंक ने प्रेस रिलीज जारी की है वो भी नए डिज़ाइनिंग के ऊपर कुछ सवालात हैं, कुछ सवालात हैं, लोगों के एतराज़ात हैं, तो उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। अगर आप उसको प्रॉपर एड्रेस नहीं करेंगे तो लोग उस करेंसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप देखेंगे लोग किसी चीज़ को सही समझते हैं, किसको गलत समझते हैं। मजहबी और जो मुआशरती जो अनासिर हैं उनको भी मेरे ख्याल से कुछ सजेशंस हैं आपके पास कि करेंसी को लेकर इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए कुछ? नहीं देखिए, इसमें सबसे बड़ी जो गवर्नमेंट अगर कर सकती है, कर तो हो सकती है, लेकिन अगर आप उसको पॉलिसी बनाकर चलेंगे तो ये हो जाएगा। पहली सजेशन ये है कि जो करेंसी नोट के डिज़ाइंस हैं ना, वो हम जिस माशरे में रहते हैं, हम अमेरिका, यूरोप या फिर बरतानिया में नहीं है, हमारे यहाँ पर जो डिज़ाइंस है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट करता है। और उसमें हमने देखना है कि इसमें कुछ ऐसी मजहबी या फिर मुआशरती चीज़ ना हो जिसमें लोगों को एतराज़ात हों। एक ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए जिसको सब एक्सेप्ट कर सकें और आसानी से एक्सेप्ट कर सकें, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपने जो टाइम दिया है, आपने स्टेट बैंक का इरादा है कि 4 से 5 साल में हम इसको मुकम्मल तौर पर इंप्लीमेंट कर देंगे और पुराने करेंसी नोट्स आ जाएंगे और हम नए दे देंगे। तो मैं समझता हूँ कि टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा है। इंडिया में आप देखें, जब उन्होंने 2000 का करेंसी नोट बंद किया था तो उन्होंने शॉर्ट टाइम दिया था, और शॉर्ट टाइम देने की वजह से ऐसा हुआ था कि जो ब्लैक मनी थी वो आपकी एकदम सिस्टम में आई थी और लोगों ने लाइन लगाकर अपने पैसे सरकार को दिए थे, और उनके पास इतना पैसा सरकार के पास हो गया था कि सरकार पर रखने की जगह नहीं थी। सबसे बड़ा फायदा तो ये हो जाना, सबसे बड़ा फायदा। तो अगर आप इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए, इसमें आप मैक्सिमम आप 6 से 8 महीने आप लोगों को दें और लोगों को ये बताएं कि आप करेंसी को एक्सचेंज करवा लें। और मैं एक सजेशन ये देना चाहूँगा कि आपका जो सबसे बड़ा करेंसी नोट है उसको भी ख़त्म करने की बात होनी चाहिए, जो कि हमारे मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग, हमारे मुल्क में करप्शन का सबसे बड़ा सोर्स है, वो 5000 का नोट है। और इसको भी ख़त्म करने की तरफ अगर सरकार इसी मौके के ऊपर ये काम कर दे तो ये सारे काम एक ही टाइम में हो सकते हैं। हर दफ़ा इस तरह का स्टेप नहीं लिया जा सकता। तो मैं समझता हूँ कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हुकूमत के पास कि वो 5000 का जो नोट है उसको भी ख़त्म करने की तरफ आए, 2000 का नोट जारी कर दिया जाए, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा करप्शन का सोर्स ये नोट बन रहा है। और एक और सजेशन जो इसमें सरकार को थोड़ा सा काम कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ अपॉर्चुनिटी जैसे आपने देखा तीसरी दफ़ा चेंज हो रही है तो दोबारा पता नहीं कब होनी है एक करेंसी। तो इसलिए मेरे ख्याल तो यही अपॉर्चुनिटी है कि जितने भी आप करेंसी नोट जारी करेंगे उसकी जो डिज़ाइंस तो आप बाहर से बनवा रहे हैं, डेट्स ओके, वेरी गुड, लेकिन उसकी जो प्रिंटिंग है
उसका जो इंतज़ाम है वो सब का सब आपके मुल्क में होना चाहिए। उसमें जितने भी सिक्योरिटी चेक्स हैं, ऐसा ना हो कि हमें उसके लिए बाहर से एक्सपर्ट्स को हायर करना पड़ा, बाहर से प्रिंटिंग करवानी पड़ रही है, हम किसी को आउटसोर्स कर देते हैं। हमारे यहाँ ये भी तो होता है, फायदा होने के बजाय आपको हाँ, आउटसोर्स नहीं करना है हमने इसकी प्रिंटिंग को हमने इसको लोकलाइज करना है, और ताकि हम इसको अपने ही मुल्क में प्रिंट कर सकें और हमारे लिए आसानी से ये अवेलेबल हो सके। चलें जी, ये तो सजेशंस थी, तो देखते वक्त में कैसी प्लास्टिक करेंसी आती है, लेकिन कुछ इसके फ़ायदे बहुत ज़बरदस्त हैं, सो इसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हम नाज़रीन ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, जुमे का मुबारक दिन है और जुमे के दिन कुछ स्पेशल करने का सभी का दिल करता है, सो हमने भी कहा नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो सादत जो है वो लाजमी जो है वो शामिल की जाए, और इसके लिए हमने दावत दी है जी। नात को हैं सैयदा निदा फातिमा, उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया निदा आपके वक्त के लिए। हम सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं हमद बारी ताला से। जी ज़रूर, इंशाल्लाह मैं हमद बारी ताला से आगाज़ करना चाहूँगी, क्योंकि तमाम हमद उस खाली के अज़ल के लिए बेशक सुकून झील को देता है जो कवल के लिए, बेशक, और मैं उनके नाम से करती हूँ इब्तिदाए कलाम कि जिनके नाम फरिश्तों ने भी संभल कर लिए। सुभान अल्लाह। तो हम पेश नज़र है चांद तारों की शाने जमाली में तू, सब्ज पत्तों में फूलों की लाली में तू, खोशे खोशे में तू, बाली बाली में तू, टहनी टहनी में तू, डाली डाली में तू, बूटे बूटे में गुल, बूटे बूटे में गुल, बूटे बूटे में गुल, गुल में बूबू में तू। अल्लाहु 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 अल्लाहु। हाँ, यूँ तो हर एक नबी तुझसे मंसूब है, तेरा भेजा हुआ है बहुत खूब है। हाँ, मगर उनमें एक तेरा महबूब है, जिसकी हर एक अदा तुझको मरहूब है। तेरा महबूब वो, तेरा महबूब वो, उसका महबूब तू। अल्लाहु 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 अल्लाहु। और कायनात का खूबसूरत तरीन वो मंज़र, वो रिवायत के जब हमारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज शरीफ पर गए कि दीद किसको मयस्सर तेरी ज़ात की, दीद किसको मयस्सर तेरी ज़ात की, लाख मूसा ने तुझसे मनाजात की, फिर भी तूने ना उनसे मुलाकात की। छुपके पर्दे में की जब कभी बात की, और मोहम्मद से की, और मोहम्मद से की, और मोहम्मद से की दू बदू गुफ्तगू। अल्लाहु 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 अल्लाहु। और रसूल रसूल जिनसे हम सभी को मोहब्बत है, और यकीनन इनके सिवा जो रसूल हमारे लिए दो चीज़ें छोड़ के गए, अहले बैत और कुरान, तो अल्लाह ताला ने मेरे रसूल को क्या क्या फ़जीलत अता फरमाई। शायर कहता है कि हर फजीलत मोहम्मद के घर भेज दी, हर फजीलत मोहम्मद के घर भेज दी, थी जो शै खूब से खूब तर भेज दी, इनके भाई को तेगे दो सर भेज दी, और मलक से फिर उसकी खबर भेज दी। लापता की सदा, लापता की सदा अब भी है 400। अल्लाहु 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 अल्लाहु।
माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत ही खूबसूरत है। आप यकीन माने मेरे रोंगटे खड़े थे। हम हमदे बारी ताला के बाद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादत हासिल करेंगी सैयदा निदा फातिमा। वैसे ही नबी दो जहां की आमद का ये महीना है तो जश्न तो हर रोज़ ही बनता है। तो यहाँ पर भी एक छोटा सा जश्न भी होगा, नात भी होगी। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। पे बख्शीश यही सौगात लेकर आ गया हूँ, पे बख्शीश यही सौगात लेकर आ गया हूँ, पे बख्शीश यही सौगात लेकर आ गया हूँ, लबों पर मुस्तफा की नात लेकर आ गया हूँ, लबों पर मुस्तफा की नात लेकर आ गया हूँ। मैं कुछ अशियार लाया था सनाए मुस्तफा में, मैं कुछ अशियार लाया था सनाए मुस्तफा में, सभी समझे कि मैं आयात लेकर आ गया हूँ, लबों पर मुस्तफा की नात लेकर आ गया हूँ। यूं लगता है कि ले आया हूँ सूरज और सितारे, ये लगता है कि ले आया हूँ सूरज और सितारे।